हेलो स्टूडेंट्स, हम राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 पढ़ रहे थे, जिसके सेक्शन 1 से लेके 18 तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 19 से पढ़ेंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं सेक्शन 16 से, क्योंकि यहाँ से चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाता है, मैन्युफैक्चर, पोजीशन एंड सेल का। क्या कहता है सेक्शन 16? मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा किसके सिवाय, जो प्रोविजन इस एक्ट में दे रखे हैं। मीन्स इस एक्ट में जो प्रोविजंस दे रखे हैं उसके अलावा किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल का मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ये। सेकेंड चीज, ना ही कोई हेम्प प्लांट को कल्टीवेट किया जाएगा, ना ही किसी हेम्प प्लांट के पोर्शन को कल्टीवेट या कलेक्ट किया जाएगा जिससे कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स बनता हो। कहाँ पढ़ा हमने ये हमने ये पढ़ा था, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स बनता है हेम्प के पौधे से। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 3 के क्लोज 14 में। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि उसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं। थर्ड इसमें पॉइंट ये कहता है कि कोई भी लिकर सील करने के लिए बोतल्स में नहीं भरी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट इसका ये कहता है कि कोई भी तारी प्रोड्यूस नहीं की जाएगी किसी भी पेड़ से, और ना ही उसको टैप्ड करवाया जाएगा। लास्ट कहता है कि कोई भी पर्सन एक्साइजेबल आर्टिकल को अपने पोजीशन में नहीं रखेगा, ना ही उससे रिलेटेड कोई स्टील यूटेंसिल या इम्प्लीमेंट्स, उनसे इंस्ट्रूमेंट जिससे कि मैन्युफैक्चर किया जा सके किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को उसकी अपनी पोजीशन में नहीं रखेगा। ये है, ठीक है। फिर पढ़ा था हमने सेक्शन 17, एस्टेब्लिशमेंट और लाइसेंस ऑफ डिस्टिलरीज एंड वेयर हाउस। यानी वेयर हाउस और डिस्टिलरीज की एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा? तो फर्स्ट उसकी एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है उस रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस के अंडर रहते हुए एक्साइज कमिश्नर एस्टेब्लिशमेंट कर सकेगा डिस्टिलरीज की और पोर्ट स्टिल की और वेयर हाउस की। और ऐसी डिस्टिलरीज, पोर्ट स्टिल और वेयर हाउस को वो डिसकंटिन्यू भी कर सकता है। कोई कंडीशन भी इम्पोज की जा सकती है, उस कंडीशन को इम्पोज करके लाइसेंस ग्रांट किए जा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा क्या जिन को एस्टेब्लिशमेंट किया गया डिस्टिलरीज को, क्या इनसे कोई एक्साइजेबल आर्टिकल रिमूव किया जा सकता है? तो सेक्शन 18 को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें बिल्कुल ही नेगेटिव सी लैंग्वेज है। कहने का इसमें ये है कि अगर इस एक्ट में किसी लाइसेंस के अंडर रहते हुए कोई ड्यूटी इम्पोज की गई है या कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया है और ऐसी ड्यूटी के लिए पे कर दिया गया है और बॉन्ड भी एग्जीक्यूट किया गया है, तब अब कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल ऐसी डिस्टिलरीज से रिमूव नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 18 कहता है। ओके, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या कहता है? पोजीशन ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी स्टेट गवर्नमेंट ने जो क्वांटिटी प्रिस्क्राइब कर रखी है, कहाँ? सेक्शन 5 में। उससे ज़्यादा आप अपने पास में नहीं रख सकते, उससे ज़्यादा आप लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल से ज़्यादा सेल कर ही नहीं सकते। ये सेक्शन 19 कहता है। इसमें टोटल 4 क्लोजेज हैं। पहले इसकी जिस्ट समझ लेते हैं। फर्स्ट क्लोज इसका ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसे एक्साइजेबल आर्टिकल को अपने पोजीशन में रखने का लाइसेंस नहीं है, तब वो बिना परमिशन के अपने पोजीशन में नहीं रखेगा। सेकेंड चीज, उस रिटेलिंग प्राइस या रिटेल जितना लिमिट डिसाइड की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एज पर सेक्शन 5, उससे ज़्यादा अपने पास में नहीं रखेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, फॉरेन लिकर को अपने पास में कब्जे में रखा जा सकता है, जबकि वो लिकर ऐसी होनी चाहिए जो अदर देन डीनेचर्ड स्पिरिट होने चाहिए। और यदि वो फॉरेन लिकर किसी कैरियर के थ्रू या वेयर हाउस के मैन के पास में है, तब उसे पोजीशन में रखा जा सकता है। क्लोज 3 ये कहता है कि कोई भी लाइसेंस वेंडर की बात की गई है। लाइसेंस वेंडर अगर किसी लाइसेंस वेंडर को किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक्साइजेबल आर्टिकल को सेल करने के लिए अथराइज कर दिया गया है, ऐसे लाइसेंस के बाद में वो जो पर्टिकुलर प्लेस उसे अथराइज किया गया है उससे अलग जगह पे जाके
उसको सेल नहीं करेगा और ना ही वो सेक्शन 5 में जो दे रखा है रिटेल के लिए उससे ज़्यादा करेगा, सेल करेगा। 19 का 4 क्लोज स्टेट गवर्नमेंट के पावर की बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो पूरे जगह पे जहाँ जहाँ इस एक्ट का विस्तार है वहाँ वहाँ या उसके किसी भी पार्ट पे एक्साइजेबल आर्टिकल्स को पोजीशन में रखने के लिए प्रोहिबिट कर सकती है और रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ये इसका जिस्ट कहता है। अब इसको पढ़ते हैं। नो पर्सन नॉट बीइंग लाइसेंस्ड ऑन मैन्युफैक्चर, ना तो कोई मैन्युफैक्चर कर पाएगा, ना ही कल्टीवेट, ना ही कलेक्ट और ना ही सेल एनी एक्साइजेबल आर्टिकल। ठीक है, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? हमने ये पढ़ा नो पर्सन नॉट बीइंग लाइसेंस, ना तो कोई पर्सन मैन्युफैक्चर कर पाएगा, ना ही कोई कल्टीवेट कर पाएगा, ना ही कलेक्ट कर पाएगा, ना ही सेल कर पाएगा। किस चीज़ को? किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को अपने पोजीशन में उतनी क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी स्टेट गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 5 में डिस्क्राइब किया गया, जो लिमिट बता दी है, उससे ज़्यादा ना तो वो अपने पास पोजीशन में रख पाएगा, ना ही उसका मैन्युफैक्चर कर पाएगा, ना ही कलेक्ट कर पाएगा, ना ही सेल सेल आउट कर पाएगा, एक्सेप्ट जब तक कि परमिट ग्रांटेड बाय द, अगर एक्साइज कमिश्नर से या एक्साइज ऑफिसर से जब तक कि इसके लिए परमिशन ग्रांट नहीं कर दी जाती। लेकिन सब क्लोज 2 ये कहता है सेक्शन सब क्लोज फर्स्ट अप्लाई नहीं करेगा। किस पे अप्लाई नहीं करेगा? फॉरेन लिकर। लेकिन वो फॉरेन लिकर भी कैसी होनी चाहिए? अदर देन डी नेचर्ड स्पीड। अगर वो पोजीशन में किसी कॉमन कैरियर की पोजीशन में या फिर किसी वेयर हाउस मैन की पोजीशन में है, तब वो ये सेक्शन ये क्लोज फर्स्ट एप्लीकेबल नहीं हो सकता, यानी बिना परमिशन के भी पोजीशन में रखा जा सकता है। क्लोज 3 कहते हैं लाइसेंस वेंडर की बात करते हैं कि कोई भी लाइसेंस वेंडर shall not have in possession at any place other than that authorized, जो प्लेस उसे अथराइज किया गया उससे अलावा जो लाइसेंस के द्वारा या फिर वो क्वांटिटी जो सेक्शन 5 में बताई गई है, डिक्लेयर की गई है, बी द लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल एक्सेप्ट अंडर ए परमिट ग्रांटेड बाय द एक्साइज कमिश्नर और बाय एन एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ। यानी जो परमिशन ग्रांट कर दी गई है उससे अलग जगह पे वो ऐसे लाइसेंस को एप्लीकेबल नहीं कर पाएगा। सेक्शन 4 ये कहता है नॉटविथस्टैंडिंग किसी भी बात के होते हुए, यानी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है? मे बाय नोटिफिकेशन निकाल सकता है ऑफिशियल गैजेट में और प्रोहिबिट कर सकता है। और क्या कर सकता है? और वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है पोजीशन को बाय एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन बाय ऑल पर्सन इन दोज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी संपूर्ण पार्ट पे या फिर कोई भी स्पेसिफिक एरिया पे उसके रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए या प्रोहिबिट करने के लिए कर सकता है, रूल्स बना सकता है। फिर आ जाता है सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 बात करता है सेल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड, यानी बिना लाइसेंस के आप सेल आउट एक्साइजेबल आर्टिकल को सेल नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल इसका जनरल क्लोज यही बात करता है कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल को बिना लाइसेंस के सोल्ड नहीं किया जाएगा। और वो लाइसेंस किसने ग्रांट किया था? एक्साइज कमिश्नर ने या फिर एनी एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ। ठीक है, ये तो हो गया जनरल क्लोज। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं, 3 एक्सेप्शंस दे रखे हैं। प्रोवाइडेड दिस क्या? मान लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हेम्प के प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है। तो अब अगर उसे हेम्प के प्लांट का कल्टीवेशन के लिए लाइसेंस मिला हुआ है तो वो हेम्प के जो बचा हुआ जो कचरा है उसे भी सेल कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को फिर उसे अलग से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, वो ऐसे व्यक्ति को सेल आउट करेगा जिसके पास में ऐसा बिजनेस रन करने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये कहता है।
सेकेंड क्लोज इसका ये कहता है अगर एक्साइजेबल आर्टिकल को मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट में सेल करना है तब स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर कंसेंट लेनी होगी, प्रायर अप्रूवल लेना होगा। सबसेक्शन 3 बात करता है फॉरेन लिकर पर, कि ये सेक्शन फॉरेन लिकर पे लागू नहीं होती, सेक्शन 19 की तरह ही फॉरेन लिकर को अगर सेल आउट करना है या ऑक्शन करना है यानी नीलामी करनी है तब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। कब नहीं होगा, उसमें भी कुछ कंडीशंस दे रखी है। पहला, अगर वो फॉरेन से अपने, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जैसे वो फॉरेन से आया है और अपने साथ में कोई लिकर लेके आया है, फॉरेन लिकर लेके आया है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, अब वो वापस जा रहा है फॉरेन में यहाँ आने के बाद में जब वो वापस जा रहा है और इस यहाँ लिकर को छोड़ के जाना चाहता है तो वो खुद कर सकता है उसकी नीलामी, ठीक है, सेल कर सकता है, या फिर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके एलआर कर सकते हैं, उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, इंटरेस्ट इन रिप्रेजेंटेटिव, वो उसकी नीलामी कर सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं। ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 20 क्या कहता है कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल है वो बिना परमिशन, बिना लाइसेंस के सेल नहीं किया जा सकता। लेकिन एक्सेप्शन, एक पर्सन है, ए पर्सन्स लाइसेंस अंडर दिस एक्ट टू कल्टीवेट और कलेक्ट द हेम्प प्लांट, ठीक है, मे सेल विदाउट ए लाइसेंस, वो बिना लाइसेंस के भी कर सकता है। किन चीज़ों को, दोज पोर्शन ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच एनी इंटॉक्सिकेटेड, कोई भी उसके प्लांट, चाहे वो उसकी पत्तियां हो चाहे उसके डंठल हो, जिससे कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स बन सकता है। हमें पता है, हम बढ़ गए हैं सेक्शन 3 के क्लोज 14 में कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स में क्या क्या चीज़ें आती है, किन किन से वो बनता है। तो अगर उसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है तो वो ऐसे टू एनी पर्सन, ऐसे किसी पर्सन को अंडर दिस एक्ट डील कर सकता है इन द सेम और एनी ऑफिस whom द एक्साइज कमिश्नर में प्रिस्क्राइब्ड, जो भी एक्साइज कमिश्नर प्रिस्क्राइब्ड करे। सेकेंड कहता है अगर लाइसेंस सेल इन मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट, इसको अंडरलाइन कर ले, मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस कन्विक्शन उसको लेनी होगी। सब क्लोज 3 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू द सेल ऑफ एनी फॉरेन लिकर लीगली प्रोक्योर्ड बाय एनी पर्सन बाय हिज प्राइवेट यूज, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए आया है तो या तो वो खुद कर सकता है या बाय ऑक्शन किया जा सकता है उसके बिहाफ पे, या उसके बिहाफ पे उसके एलआर भी उसका ऑक्शन कर सकते हैं। उन्हें फिर लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, बिना लाइसेंस के भी ऐसा किया जा सकता है। 21 सिंपल सी बात कहता है सेल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, यानी कोई भी लिकर shall be bottled for sale, no excisable article shall be sold otherwise than in accordance with the term condition a license granted in this behalf, यानी टर्म्स और कंडीशंस, जो भी लाइसेंस में टर्म्स और कंडीशन रहती हुई है उनमें जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही लिकर को सील करना है, अदरवाइज किसी भी लिकर को बॉटल्स में नहीं भरा जाएगा और ना ही सील किया जाएगा। यानी लाइसेंस में जो कंडीशन और टर्म्स दे रखे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, उनको फुलफिल करने के बाद ही आगे का प्रोसेस करना है। सेक्शन 22 ये बताता है कि किन किन पर्सन को सेल नहीं करना है, यानी ये बात हो रही है लाइसेंस वेंडर की, जो विक्रेता होते हैं लिकर के, उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप किन किन के को आप सेल आउट नहीं करेंगे। हर एक्ट में हम पढ़ के आए हैं, एक तो वो पर्सन जो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर है और एक अनसाउंड माइंड, दो तो ये पर्सन हो गए, और थर्ड पर्सन इसमें ये हो जाता है कोई भी सोल्जर ऑन ड्यूटी है, दूसरा वो यूनिफॉर्म में है, तब प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन के बिना उसे भी सेल आउट नहीं किया जाएगा। चाहे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि चाहे ऐसा सेल उसके पर्सनल यूज़ के लिए हो या किसी और यूज़ के लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, उस वेंडर पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि इन इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स को सेल करने के लिए उसके बदले में चाहे पूरी तरीके से हो या हाफली हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज्वेलरी दे दी, क्लोथ्स, आर्म्स, हाउस होल्ड यूटेंसिल, इन सब के बदले में कोई भी इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स सेल नहीं किया जाएगा। पढ़ते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ सेल एक्सेप्ट टू सर्टन पर्सन और इन सर्टन मैनर और सर्कमस्टांसेस, यानी किन व्यक्तियों को और किन परिस्थितियों में सेल आउट नहीं किया जाएगा, उसके बारे में ये सेक्शन बात करता है।
टू एनी पर्सन अपेरेंटली अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, कोई भी ऐसा पर्सन जो 18 ईयर से बिलो है, और टू एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई भी ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, और एनी पर्सन सोल्जर जो ड्यूटी पे है, सेकेंड चीज जो यूनिफॉर्म में है उसको नहीं सेल आउट की जाएगी विद द परमिशन ऑफ प्रॉपर, जब तक कि प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन नहीं ले ली जाती। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जो प्रोविजन दे रखे हैं सब सेक्शन में वो लिकर और इंटॉक्सिकेटेड दोनों के में ही होते हैं, चाहे वो कंजप्शन अपने लिए हो या किसी अदर पर्सन के लिए हो, चाहे वो सेल के लिए हो चाहे डिलीवरी के लिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो वेंडर के लिए हो या कंजम्पशन के लिए हो या वेंडर की प्रेमाइसिस में हो या उससे बाहर के लिए हो। जैसे कि बच्चे वो भेज देते हैं लाने के लिए, फैमिली में लाने के लिए भेज देते हैं, तो उन सब के लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वेंडर के ऊपर। क्लोज सेक्शन ये कहता है नो सच वेंडर, उस वेंडर पे फिर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप ऐसी लिकर या इंटॉक्सिकेटर ड्रग्स को एक्सचेंज में, चाहे वो होली हो या पार्टली हो, ज्वेलरी के लिए, क्लोथ्स के लिए, आर्म्स के लिए, हाउस होल्ड यूटेंसिल के लिए सेल आउट नहीं करोगे। ओके, सेक्शन 23 ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर और वुमेन एंड ऑफ सर्टेन अदर पर्सन, यानी इसमें एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है कि कोई भी पर्सन जिसे लाइसेंस मिला हुआ है लिकर को, चाहे वो कंजप्शन के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए, अब एक पर्टिकुलर अपने प्लेस में सेल आउट करने के लिए, जैसे रेस्टोरेंट या बार कह सकते हैं वहाँ, तो वो किन किन लोगों को वो वहाँ एम्प्लॉय नहीं देगा। तो एक तो वो एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, 18 वर्ष से जो कम आयु के व्यक्ति है उनको नहीं देगा। एनी लिपर यानी जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनको ऐसी एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा। और एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन डिजीज, अगर कोई संक्रामक रोग से अगर ग्रसित है तो ऐसे पर्सन को भी प्रमाइसिस में लिकर या स्पिरिट को जहाँ कंजम्पशन पब्लिकली किया जाता है वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। सेकेंड क्लोज बात करता है फॉरेन लिकर की, कि अगर फॉरेन लिकर का कंजप्शन हो रहा है तो वहाँ किन किन पर्सन को नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक ही पर्सन के लिए मना किया गया है, और वो पर्सन कौन है, वो है वीमेन। किसी भी, चाहे विद रेम्यूनरेशन हो या विदाउट रेम्यूनरेशन, किसी भी वीमेन को नहीं रखा जाएगा। यानी अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़े तो एज पर क्लोज फर्स्ट वीमेन को रख सकते हैं और एज पर क्लोज सेकंड वीमेन को नहीं रख सकते इस एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशन किया जाए तो। ओके, आगे चलते हैं। एवरी परमिशन ग्रांटेड अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी एंडोर्स्ड ऑन द लाइसेंस एंड मे बी मॉडिफाइड और विड्रॉल, कोई भी कंडीशन एंडोर्स की जा सकती है, लाइसेंस के पीछे प्रस्तांकन किया जा सकता है, कंडीशन कुछ वापस भी ली जा सकती है और भी इम्पोज की जा सकती है, ये बात करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को, और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।